हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 का ए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम लोग भारतीय भवन 10वीं क्लास का मैथ दास गुप्त प्रसाद ठाकुर का ये कवर कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहले देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन है 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जब x = 1 हो तो y बराबर क्या होगा। इसका अगर हम हल निकालेंगे तो दिया हुआ है 3x - 2y + 1 = 0। क्वेश्चन है कि जब x = 1 हो, तो जब x = 1 हो तो 3x - 2y + 1 = 0 में x का मान रखने पर तो 3 × 1 x की जगह पर 1 रख दिए -2y + 1 = 0। यहां से देखेंगे तो ये 3 हो जाएगा -2y + 1 = 0। ये 3 प्लस में 1 प्लस में दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 और माइनस में 2y बराबर 0। माइनस में 2y है, इधर कर दीजिए इसको। 4 बराबर माइनस वाला इधर जाके प्लस में 2y हो जाएगा और इस 2 से जाके इधर भाग दे दीजिए तो ये y बराबर हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। यहाँ पे y का मान 2 हो जाएगा। उसी तरह बोल रहा है कि जब y बराबर 5 हो, जब y बराबर 5 हो। अच्छा, मान लेते हैं दिया हुआ समीकरण 1 लिख देते हैं इसको। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान रख दीजिए। समीकरण 1 है 3x - 2y + 1 = 0। y बराबर 5 रख दीजिए तो 3x - 2 × y कितना है 5। y का मान 5 है तो 2 × 5 + 1 = 0। तो ये 3x माइनस ये 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 + 1 = 0। तो 3x ये 10 में से एक जाएगा -9। ठीक है, -9 = 0। ये -9 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 3x = 9, x = 9/3, 3 × 3 = 9, 3। तो यहाँ x का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में सही या गलत कथन को पहचानना है। पहला कथन है समीकरण 5x - 2y = 7 का एक हल x = 3 y = 4 है। तो इसको बनाने के लिए लिखेंगे कि 5x - 2y = 7। ठीक है, इसको समीकरण मान लेंगे। दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है x = 3 और y = 4। अब लिखेंगे x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है 5x - 2y = 7। 1 में रखिए, 5 में x का मान है 3, 5 × 3 2 × y का मान है 4 बराबर 7। तो 5 तिहाई 15 माइनस 4 दूना 8 बराबर 7। तो 15 में से 8 गया 7, 7 बराबर 7 आ गया, यानी कि RHS = LHS। x और y का मान 3 और 4 रखने पे RHS = LHS मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ट्रू, सत्य कथन। एक वाला सत्य कथन हुआ। दूसरा देखते हैं इसमें। अरे यार, दूसरा के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ा मैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक समीकरण युग्म ax + by + c = 0
और dx प्लस cy प्लस a बराबर 0 का एक हल होता है। देखिए, अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एक समीकरण है, दूसरा है dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। तो एक हल के लिए एक हल बोलिए या अद्वितीय हल के लिए, एक या अद्वितीय हल के लिए होता है a बटा d बराबर नहीं होना चाहिए b बटा e। अनगिनत हल के लिए होता है a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f, यानी कि a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f, ये होता है। और कोई हल नहीं होने के लिए होता है a बटा d बराबर b बटा e, लेकिन बराबर नहीं है c बटा f। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हल हो, प्रत्येक समीकरण युग्म इतना और इतना का एक हल होता है क्या? ये तो बहुत सारा इसका कंडीशन होता है, डिपेंड करता है ए डी बी ई सी एफ के मान पर, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यों होता है अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको 100% आपको बता दूंगा कि ये एक हल के लिए a बटा डी बराबर नहीं b बटा ई क्यों होता है, अनगिनत हल के लिए a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा f क्यों होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, और कोई भी हल नहीं होने के लिए a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर नहीं c बटा f क्यों होता है। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इसलिए एक क्लास लग जाएगा। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अविरोधी समीकरण युग्म। देखो, अविरोधी पहले ही बोल दिया, अविरोधी का मतलब ये होगा कि अगर अविरोधी है तो a1x प्लस, एक मिनट यहां लिख देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक समीकरण हो, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दूसरा समीकरण हो, तो अद्वितीय या अविरोधी या अद्वितीय हल के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2। तो अविरोधी समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का केवल एक हल होगा। तो अविरोधी का मतलब ही होता है कि एक हल। अविरोधी का मतलब है कि उसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट दिया, जैसे यहाँ पे काट दिया। मान लेते हैं ये वाला जो समीकरण है यह a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का है, और ये वाला जो रेखा है ये ग्राफ है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का है। तो दोनों मिलके यहाँ कट जाएगा, कब? जब अविरोधी होगा, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 होगा, और यहाँ पे जहाँ कटेगा वही इसका हल होगा। ठीक है, यही इसका हल होगा, ये पॉइंट होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट, चाहे कुछ नहीं माने, बस यहीं पे मान लो कि ये वाला इसका हल वाला पॉइंट है। तो केवल एक हल होगा अविरोधी है, तो ये कथन सत्य हो गया। अविरोधी बोल दिया ना और केवल एक हल बोल दिया, तो ये सत्य हो। चौथा देखिए, 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x प्लस पी वाई बराबर -8 और 2x प्लस 2y बराबर -2 का अद्वितीय हल होगा। तो देखो, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है? अद्वितीय के लिए होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। ये a1 a2 के रूप में है। अभी कुछ देर पहले आपको मैं ये बताया था कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पहला समीकरण, दूसरा बताया था c तक हो गया तो dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, ऐसा भी माना जाता है। और एक माना जाता है इस तरह से भी, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2।
तो इस तरह से जब मानेंगे तो अद्वितीय हल के लिए होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b, लेकिन इस तरह से मानेंगे तो ये a बटा d, ये x वाला दिख रहा है ना, a बटा d बराबर नहीं होना चाहिए b बटा e। इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है, e है e, b बटा e, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। तो यहाँ पे देखिए a1 बटा a2, इसको मान लिए हैं हम a1x प्लस b1y प्लस बराबर ये। अच्छा, एक और चीज है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा कि सर आप जो ये बता रहे हैं ये इसमें बराबर 0 है, लेकिन यहाँ पर तो बराबर में -8 है, तब क्या है? तो ये इक्वल के बाद जो दिया हुआ है ना, बराबर के बाद जो दिया हुआ है, ये सी वाला है, सी वाला पार्ट को, ये सी वाला पार्ट को बराबर के दूसरे तरफ ला दिया है, ये C2 को बराबर के दूसरे तरफ ला दिया है। तो सी का तो इसमें चर्चा ही नहीं करना है। जब हम अद्वितीय हल के लिए सोचेंगे तो उसमें केवल a1 a2 b1 b2 की बात करेंगे, तो सी का चर्चा ही नहीं करना है, इसलिए आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसका a1 हो जाएगा 4, a2 हो जाएगा ये x वाला a1, x वाला a2, तो ये 4 हो जाएगा ऊपर में इसके लिए, और ये हो जाएगा 2, 4/2 बराबर नहीं होना चाहिए b1, ये y वाला b1 p, और इसके लिए b2 कितना है 2, तो 2, तो इसको अगर काटेंगे तो 2 मरतबा कट जाएगा, 2 से इधर गुना करेंगे तो 2 दूने 4, यानी कि p बराबर नहीं होना चाहिए 4 के, कब? अद्वितीय हल होने के लिए। अब ये क्वेश्चन भी वही बोल रहा है कि 4 के अतिरिक्त, यानी 4 को छोड़कर सभी मान के लिए युगपत समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ये 4 पर ही अद्वितीय हल होगा, अगर 4 को छोड़ देंगे तब इसका अद्वितीय हल नहीं होगा, ठीक है। 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण इतना का अद्वितीय हल होगा। तो सही बात है, 4 को छोड़कर जितना भी रहेगा सब पर इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए p बराबर नहीं 4, अगर p बराबर 4 हो जाएगा तो ये मेरा गलत हो जाएगा। एक बार मैं आपको अच्छे से इसको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अद्वितीय हल के लिए जरूरी है कि p का मान 4 नहीं हो, p अगर 4 हो जाएगा तो इसका अद्वितीय मान नहीं होगा। क्वेश्चन भी वही कर रहा है कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण ये दोनों का अद्वितीय हल होगा, ये भी सत्य है, सत्य, ठीक है। ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि समीकरण युग्म 3x प्लस ay बराबर 1 और bx माइनस 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1 y बराबर 2 के लिए a और b का मान बताइए। अच्छा, एक चीज देखिए, समीकरण युग्म बोल रहा है, समीकरण का मतलब हुआ कि ये वाला ये समीकरण है, युग्म का मतलब है कि दो एक साथ, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, तो इन दोनों का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 अगर है तो a b का मान निकालना है। बिल्कुल आसान है, आप इसको सोल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा कि 3x प्लस ay बराबर 1 समीकरण 1 मान लेंगे, और bx माइनस 2y बराबर 3 को समीकरण 2 मान लेंगे। अब बोल रहा है कि x बराबर 1 और y बराबर अगर 2 है, किस चीज के लिए? इसके हल के लिए। हल का मतलब अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए। अच्छा, इसको उतना दिमाग नहीं लगाइए, ये तो बिल्कुल आसान है। बोल रहा है कि x बराबर 1 और y बराबर 2 है इसका हल, तो a और b का मान निकालना है, ठीक है। अब x बराबर 1 दिया है, y बराबर 2 दिया है, तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या होगा? समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, 3x प्लस ay बराबर 1 है, 3x प्लस ay बराबर 1 है, x का मान रख दीजिए 1, 3 इंटू 1 प्लस a, अच्छा x का मान रखो और y का भी मान रखो। समीकरण 1 में x और y का मान रखो,
तो x बराबर 1 रख दिए, और y का मान रखो क्या है, y बराबर 2 है, तो y का मान 2 रख दो बराबर 1। तो यहां से देखे तो 3 प्लस a इंटू 2 बराबर 1। देखो ये 3 से गुना करेंगे तो 3 आ गया, और 2 के में 1 से गुना करेंगे तो 2a बराबर 1। 3 उधर जाएगा तो 2a बराबर 1, 3 जगह माइनस में हो जाएगा 3, तो 2a बराबर ये 3 में से गया -2, तो a बराबर -2, यही जाके इधर भाग लग जाएगा 2, यानी कि -1, ये दोनों कट जाएगा, तो a बराबर आया -1, ये वो निकल गया। अब क्या करो कि समीकरण 2 में एक्स वाई का मान रखो, समीकरण 2 में एक्स एंड वाई का मान रखने पर रख दो एक्स वाई का मान। इसमें अगर रखोगे 2 में बी वाई माइनस 2y, बी वाई माइनस 2y बराबर 3 है, बी एक्स है यार, इसको काटो, बी एक्स माइनस 2y बराबर 3 है, ठीक है, अच्छे से लिखने दो। अब x का मान रखो, b इंटू एक्स का मान है 1, b इंटू 1, y का मान है 2, तो 2 इंटू 2 बराबर 3, ये b हो जाएगा माइनस ये 2 गुना 4 हो जाएगा बराबर 3, तो b बराबर ये 4 उधर चल जाएगा, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा 7, b बराबर 7, b को चीज निकल गया, a बराबर -1, b बराबर 7, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, समीकरण x प्लस वाई के कितने हल होंगे। देखो भाई x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, तो इसका कितना हल हो सकता है। अगर x 1 है तो y कितना होगा 5, x अगर 2 है तो y कितना 4, x बराबर अगर 3 है तो y बराबर 3, x बराबर 4 है तो y 2, x 5 है तो y 1, x अगर 6 है तो y 0, x अगर 7 है तो y का मान -1, तब ना ये 6 होगा, सब 6 होगा। x अगर -1 है तो y बराबर 7। इस तरह देखेंगे तो अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा, ठीक ना, अनगिनत हल। वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है वह कौन सा समीकरण कहलाता है, वह कहलाता है अविरोधी, अविरोधी समीकरण कहलाता है, यानी कि वो दूसरे को एक दूसरे को ग्राफ खींचेंगे तो आसानी से काट देगा, कोई विरोध नहीं करेगा। वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो डैश समीकरण कहलाता है, उसको बोलते हैं विरोधी, विरोधी समीकरण कहलाता है, ठीक है। जिसका कोई हल नहीं, उसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो वो इस तरह से समानांतर ग्राफ आएगा, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, एक दूसरे का विरोधी हो गया, ठीक है। छठा के एक है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 7 के कितने हल होंगे। बोल रहा है कि इसका कितना हल होगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 8 समीकरण 1, और 4x प्लस 6y बराबर 7 इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि माना a1 बराबर 2, b1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 8। समीकरण 1 वाले को सब मान लेंगे a1 a2 a1 b1 c1, ठीक है। और समीकरण 2 वाले को मान लेंगे a2 b2, a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 7। एक बार और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो कांस्टेंट है ना, ये बराबर के दूसरे तरफ है, इसमें भी बराबर के दूसरे तरफ है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि बराबर के इस तरफ है कि उस तरफ है। अगर एक समीकरण में, अगर पहले समीकरण में कांस्टेंट बराबर के दूसरे तरफ है तो दूसरे समीकरण में भी बराबर के दूसरे तरफ होना चाहिए, ठीक है। तब उसको हम मान सकते हैं कि C1 और C2 सेम रहेगा, मैंने सेम मतलब कि साइन में मैंने प्लस माइनस में टेंशन नहीं होगा आपको, नहीं तो आपको इस तरह से इसको बना लेना पड़ेगा कि 2x प्लस 3y, 8 को इधर ले लीजिए, -8 बराबर 0, और फिर इसको भी आगे कर देना होगा 4x प्लस 6y
-7 बराबर 0, इस तरह से कर देना होगा। तो ऐसे भी अगर करेंगे तो C1 बराबर -8 लेंगे, C2 बराबर -7 लेंगे, तो दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे C1 बटा C2 तो क्या आएगा, 8 बटा 7 आएगा इसके अनुसार। और इसके अनुसार अगर निकालेंगे C1 बटा C2 तो कितना आएगा, -8 बटा -7, इसमें भी माइनस माइनस कट जाएगा, 8 बटा 7 आएगा। इसीलिए हम बोले हैं कि ये बराबर के दूसरे तरफ रहे या बराबर के पहले रहे, कांस्टेंट बराबर के दाएं तरफ रहे या बाएं तरफ रहे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन आपको इस पे लेना है कि दोनों समीकरण में सेम रहना चाहिए, यानी कि दोनों समीकरण में या तो बराबर के दूसरे साइड रहे, दोनों में दूसरे साइड रहे, ये दोनों में पहला साइड रहे, क्योंकि हमको रेशियो से चेक करना होता है कि समीकरण का क्या हल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कितने हल होगा पूछ रहा है, तो आप निकालिए A1 बटा A2। A1 बटा A2 निकालेंगे तो 2 बटा 4, 1 बटा 2 आएगा। और B1 बटा B2 निकालेंगे तो ये होगा 3 बटा 6, कट जाएगा ये 1 बटा 2, ये भी कट गया था आपका। उसके बाद आप निकालिए C1 बटा C2, C1 बटा C2 8 बटा 7। अब मान लीजिए इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4 और इसको समीकरण 5। अब यहाँ लिखिए समीकरण 3, 4 और 5 से क्या देख रहे हैं, A1 बटा A2 1 बटा 2 है, B1 बटा B2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है, लेकिन ये C1 बटा C2 के बराबर में नहीं है, बराबर नहीं C1 बटा C2। तो जब इस तरह से रहता है तो एक भी हल नहीं होगा, लिखेंगे कोई हल नहीं, इसलिए कोई हल नहीं आंसर। इतना आपको याद रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, युगपत समीकरण x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 4y बराबर 16 के कितने हल होंगे। ठीक है, ये CBSE में शायद 2009 में कितने हल होंगे, तो यहाँ भी मान लेंगे ये A1, ये x है केवल, तो x गुने 1 रहता है तो A1 1 मान लेंगे। अच्छा, यहाँ A2 2 है तो A2 को 2 मान लेंगे, A2 नहीं है, A1 B1 होता है, A1 1, B1 2 और C1 ये इधर है ना -8। इसको अच्छे से आपको समझा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से मैं समझा रहा हूँ आपको। इसको यहाँ सोल्यूशन लिखिए, दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, इधर दूसरा वाला दिया है 2x प्लस 4y बराबर 16। अब देखिए ये जो कांस्टेंट 16 है बराबर के दूसरे साइड है, यहाँ पे देख रहे हैं कि कांस्टेंट -8 है वो बराबर के पहले है, तो क्या करेंगे इसको दूसरे साइड कर देंगे, x प्लस 2y बराबर 8 कर देंगे। अब दोनों सेम सेम हो गया, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान, ठीक है। अब दोनों सेम कंडीशन का हो गया तो अब मान लेंगे इसको A1 बराबर x का जो गुणांक है 1, अच्छा A1 B1, ये y के गुणांक को B1 बोलते हैं, तो B1 बराबर 2 और C1 बराबर 8, कांस्टेंट वाले को C1 बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे A2 B2 और C2 लिखेंगे, A2 x का गुणांक 2, B2 y का गुणांक 4 और C वाला कांस्टेंट 16। अब निकालेंगे यहाँ पे A1 बटा A2, A1 है 1 और A2 है 2, 1 बटा 2, B1 बटा B2, B1 है 2 और B2 है 4, कट जाएगा 2 मरतबा 1 बटा 2, और C1 बटा C2, C1 है कितना 8 और C2 है 16, ये भी कट जाएगा 2 मरतबा 1 बटा 2। इसको A1 बटा A2 को मान लो ये समीकरण 3, B1 बटा B2 को समीकरण 4 और C1 बटा C2 को समीकरण 5। तो समीकरण 3, 4, 5 से देख रहे हैं कि सब 1 बटा 2 के बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 3, 4 और 5 से क्या देखे कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। इसका मतलब ये होता है कि जो पहला वाला समीकरण जो खींचेंगे ग्राफ, उसी पे दूसरा वाला समीकरण का भी ग्राफ होगा, एकदम उसी पे होगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं।
ये है तो दूसरा भी वही है, सेम, दोनों सेम ही है, रूप अलग अलग है। तो इसका क्या होगा, अनंत हल होगा, अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे है, हर पॉइंट पे हल है, हर पॉइंट पे हल है। और दूसरा तरीका भी है इसको बिना निकाले हुए जानने का। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ 4y है, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -16 है। अच्छा ये 8 इधर जाएगा तो ये इधर +8 है और इधर 16 है। तो क्या करेंगे, सब में अगर 2 से गुना कर दे रहे हैं तभी तो ये वाला मिल जा रहा है। x में 2 से 2x और 2y में 2 से 4y और 8 में 2 से 16, यानी इसको केवल कांस्टेंट में दुगुना किया गया, इसको गुणांक में दुगुना कर दिया गया, दोनों सेम समीकरण है, इसलिए अनगिनत हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा बोल रहा है कि समीकरण निकाय इतना में कितने हल होंगे, इसको भी उसी तरह से आपको बना देना है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और आपको अगर इसका थ्योरी पढ़ना है कि कैसे इस तरह से होता है, एक हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अनगिनत हल या कोई भी हल नहीं, तो मैं एक क्लास बना दूंगा, एक्सप्लेनेशन कर देंगे, 20-25 मिनट में एक्सप्लेनेशन कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।